एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगेन हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लैमार्किज्म। क्योंकि आपके सिलेबस में लैमार्किज्म एंड डार्विज्म ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में इंक्लूड किया गया है। तो इट इज़ आवर लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ें, है ना। तो आज हम लैमार्किज्म के बारे में पढ़ेंगे। छोटी सी वीडियो होगी क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको बहुत ही इलाबोरेटेड वीडियो लाइक प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ हर एक चीज़ डिस्कस कर ली थी। तो यहाँ हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे एंड कुछ कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा बताएंगे और कुछ चीज़ों का होता है ना कि क्लियर कट डायरेक्शन मिल जाएगा आपको। देखिए, लैमार्किज्म जो है ये ऑब्वियसली नेम से ही आपको पता चल रहा है कि ये लैमार्क ने दिया था और ये प्री डार्वेरियन, ठीक है, ये प्री डार्वेरियन थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। प्री डार्विनियन थ्योरी मतलब क्या कि डार्विन जो थे हमारे, ठीक है, जो डार्विन थे उनके पहले, प्री मतलब क्या होता है, प्री मतलब होता है पास्ट या फिर उससे पहले। तो जो हमारे डार्विन है उनके पहले ये थ्योरी आई थी और क्योंकि डार्विन एक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित नाम है, ठीक है, इन्हें बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है, तो इसीलिए इस लैमार्किज्म थ्योरी को हम प्री डार्विनियन थ्योरी भी कह देते हैं। तो अगर कभी आपके सामने प्री डार्विनियन थ्योरी लिखा हो तो घबराना नहीं, वो लैमार्किज्म की ही बात कर रहा है ना। उसके बाद फिर हम आगे डार्विज्म पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक क्लियर करते हैं। आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, क्योंकि ये हमें बहुत मोटिवेट करता है और भी वंडरफुल वीडियोस बनाने के लिए। सो देखिए, जो हमारे लैमार्क थे, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, ठीक है, इनका नाम भी बड़ा ही अनोखा है कि जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, तो इतना बड़ा नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने ही लैमार्किज्म जो है ना ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। ये एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। क्या थे ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे और इनका जन्म हुआ था 1744 में एंड फिर ये इनकी डेथ हो गई थी 1829 में। ओके, इन्होंने ही प्रपोज की एक थ्योरी जो कि हमारे इवोल्यूशन पे बेस्ड है बिफोर द चार्ल्स डार्विन। क्योंकि हमने बोला कि चार्ल्स डार्विन एक बड़ा ही बिग नेम है हमारे इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट में, तो हम इन्हें ही एक बीच का सेंटर बना देते हैं। उसके पहले जितनी थ्योरी आई है उसे प्री डार्वेरियन बोल रहे हैं एंड उसके बाद वाली थ्योरी पोस्ट डार्वेरियन, है ना। तो लैमार्क इज द प्री डार्वेरियन थ्योरी और ये थ्योरी किस पे बेस्ड थी, तो ये थी इवोल्यूशन पे बेस्ड। देखिए, इससे पहले वाली जो क्लास थी वो बहुत ही वंडरफुल क्लास थी, तो उसे ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर देखिए, जो लैमार्क थे, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सजेस्ट किया था एक मैकेनिज्म कि कैसे स्पीसीज हर एक टाइम पे, समय के साथ एक स्पीसीज कैसे बदलती है। तो ये जो थॉट प्रोसेस था, ये जो एक पहला कदम था, ये हमारे लैमार्क ने ही बढ़ाया था। एक होता है ना कि घर बनाना है तो नींव रखनी होती है, तो नींव हमारे लैमार्क ने रख दी थी। उसके आगे फिर डार्विन आए, बहुत सारी थ्योरीज आपको हमने पढ़ाया है पिछली वीडियो में, है ना। तो लैमार्क क्या थे, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ये चीज़ें सजेस्ट की। इन्होंने ये क्वेश्चन अराइज किया कि भाई स्पीसीज कैसे चेंज हो रही है, पहले कुछ और थी अभी ऐसे हो रही है, तो क्यों हो रही है, ये इवोल्यूशन क्यों आया, है ना। तो लैमार्क वाद का नाम फ्रांसीसी जीव विज्ञानी जैन बैप्टिस्ट लैमार्क 1744-1829 के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने चार्ल्स डार्विन से पहले विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। लैमार्क उन पहले वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने समय के साथ प्रजातियां कैसे बदल सकती हैं इसके लिए एक तंत्र सुझाव दिया था। ओके, देन वी विल लाइक हमने इंट्रोड्यूस कर लिया कि हाँ अब ये लैमार्क थे, इन्होंने, इनका जन्म ऐसे हुआ था, ये फर्स्ट थे, ये वगैरह सब कुछ, ये हमारे लैमार्क के फोटो भी देख लो, याद रहेगा। और इन्होंने ये क्या कि इवोल्यूशन की थ्योरी का एक होता है ना सजेशन, फर्स्ट टाइम ये बताया कि भाई कैसे स्पीसीज जो हैं, कैसे प्रजातियां समय के साथ बदल सकती हैं। ओके, तो ये फेस याद रखना, ठीक है। उसके अलावा वैसे ये तुम्हें दिखेंगे नहीं कहीं, तो इनका फेस याद करके तुम कुछ कर नहीं पाओगे, बट इट्स लाइक विजुअल थिंग ज़्यादा याद रहती हैं। सेकेंड पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। इन्होंने बताया कि एक कैरेक्टरिस्टिक कैसे इनहेरिटेड हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक कैरेक्टरिस्टिक कैसे जा रहा है, ठीक है। तो लैमार्क्स मोस्ट नोटेबल आइडिया वॉज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारे लैमार्क का सबसे उल्लेखनीय विचार क्या था, सबसे उल्लेखनीय विचार हमारा वंशागति, ओके, वंशागति का सिद्धांत था।
ठीक है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स था। इन्होंने प्रपोज किया कि एक ऑर्गेनिज्म पास करता है वही ट्रेट्स जो वो अपने लाइक होता है ना, दैट ऑर्गेनिज्म कुड पास ऑन ट्रेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब ये कि अगर पेरेंट हैं दो, ठीक है, तो जो इन्होंने अपने लाइफ टाइम में चीज़ें एक्वायर्ड की होंगी, जो ट्रेट्स एक्वायर्ड किए होंगे, वही ये अपने ऑफस्प्रिंग में क्या करेंगे, ये आगे चल करके ट्रांसमीट करेंगे। वन ऑफ द पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ लेमार्क जो आप हमेशा ही सुनते आए हुए हो, कि इन्होंने ही बताया था कि लॉन्ग नेक जो हुआ जिराफ का वो इवॉल्व हुआ क्योंकि उनके एंसेस्टर जो जिराफ थे उन्होंने अपनी नेक को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया था। क्योंकि उनके पास खाने को नीचे कुछ होता नहीं था, तो वो ट्री के लीफ जो खाते थे, ठीक है, जो ट्री की लीफ उन्हें पसंद आती थी वो उन्हें खाते थे। और ट्री की लीफ के लिए आपका गर्दन बड़ा होना चाहिए ना। अब हाथ तो नहीं है कि हम जिराफ के कि वो तोड़ डलाएगा, तो वो अपनी गर्दन को क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है बार बार खाने के लिए। और जब बार बार खाने के लिए वो स्ट्रेच कर रहा है तो इवेंचुअली वो खा भी ले रहा है, तो उसे क्या मिल जा रहा है, उसका जो भी उसको फीड करना है, जो भी लीफ खानी है, जितनी भी अच्छी लीफ खानी है वो खा ले रहा है ना। तो स्ट्रेच हुआ उसके एंसेस्टर में, इसी वजह से जो अभी के जितने भी जिराफ हैं उनकी नेक्स इतनी बड़ी होती हैं। दिस वॉज एन एग्जाम्पल जिससे वो प्रूव कर रहे थे कि हाँ भाई, पेरेंट जो हैं वो अपनी लाइफ में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर करेंगे वही ऑफ स्प्रिंग में वो जो ट्रेट होगा, जो कैरेक्टर होगा, उसे वो ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि उन्होंने प्रस्तावित किया कि जीव अपने जीवन काल के दौरान अर्जित गुणों को अपनी संतानों में स्थानांतरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि जिराफ की लंबी गर्दन इसीलिए विकसित हुई क्योंकि पैतृक जिराफ, मतलब उनके जो पेरेंट जिराफ होंगे, उनकी ऊंची पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन को फैलाते थे और यह अर्जित गुण उनकी संतानों में चला गया। ठीक है, तो वही बात है कि पेरेंट्स ने एक्वायर्ड किया जो भी ट्रेट, उसे क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, इनहेरिट कर दिया अपने यंग वंस में। तो ये थ्योरी थी हमारी लैमार्क की। क्या थ्योरी थी? एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक की, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक की थ्योरी किसने दी है? लैमार्क। ये रहा हमारा थोड़ा इलस्ट्रेशन कि ये लीफ है, तो ये यहाँ पे जिराफ है, उसने अपनी गर्दन ऊंची की तो खा लिया, फिर ऐसे ही और वो खाने की कोशिश करता रहा, अपनी नेक को स्ट्रेच करता रहा, और देखो एक नेक इतनी से कहाँ चली गई, देख रहे हो ये नेक कहाँ जा रही है, ये बढ़ रही है। तो उसके एंसेस्टर ने इतना स्ट्रेच किया, इतना यूज़ किया अपने उस ऑर्गन का, अपनी उस होता है ना ट्रेट का, कैरेक्टर का, कि वो फिर ये यंग वन में क्या हो गया, इतनी बड़ी नेक हो गई उस लीफ को खाने के लिए। तो ये किसने दिया था? ये लैमार्क ने दिया था। क्या था? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। नाउ यूज एंड डिसयूज की भी थ्योरी जो है वो लैमार्क ने दी थी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थर्ड स्लाइड इज ऑल अबाउट योर यूज एंड डिसयूज थ्योरी। तो दिस थ्योरी वॉज ऑल्सो प्रपोज बाय लैमार्क। ठीक है, इन्होंने ही प्रिंसिपल दिया था यूज एंड डिसयूज का, जो कि सजेस्ट करता है कि बॉडी के किसी भी पार्ट का जब हम एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं, मतलब कि हम शरीर के जिन हिस्सों का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट जनरेशन में लार्जर हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। हुज दोज आर नॉट यूज्ड डेटेरियोट। ठीक है, तो उपयोग किया जाता है, बड़े और मजबूत हो जाते हैं, जबकि उनका उपयोग नहीं किया जाता है, वे खराब हो जाते हैं। तो हमने आपको पढ़ाया था यूज एंड डिसयूज कि जो हमारा लाइक नेक है ना, उसी का एग्जांपल ले लो आप, जिराफ के नेक का, उसने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, स्ट्रेच किया नेक का, तो लैमार्क के हिसाब से वो जो नेक है वो बड़ी हो गई, स्ट्रांग हो गई। और मान लो कि जैसे हमारे में टेल वगैरह आप पढ़ते हो ना, कि हम लोगों में, जो हम लोग किससे आए हैं, हम लोग मंकी से आए हैं, एक नॉर्मल से हम आपके एग्जाम्पल बता रहे हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन। हम बहुत मन करता है हमें आपको पढ़ाने का, बट बाय गॉड आपके सिलेबस में नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे कि हम विदाउट सिलेबस एक एक्स्ट्रा क्लास डालें। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है हमें, और वो सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हो तो, है ना, बॉटनी जूलॉजी पढ़ रहे हो तो जब एंसेस्टर्स थे, आप जानते हो कि उनके में टेल होती थी, बट अभी क्या हमारे में टेल है? नहीं है, क्योंकि हमने यूज़ ही नहीं किया ना टेल का। पिछले एंसेस्टर्स में उस टेल का यूज़ होना बंद हो गया, और जब बंद हो गया तो वो टेल क्या हो गई, विलुप्त हो गई। ठीक है, और जिन ऑर्गन का यूज़ नहीं होगा वो हर एंसेस्टर, मतलब हर एक होता है ना स्टेज ऑफ लाइफ पे वो कम होता जाएगा, और इवेंचुअली एक ऐसी एक स्पीसीज की एक ऐसी स्टेज आएगी ना जहाँ पर वो पूरी की पूरी तरह वो ऑर्गन या ट्रेट पूरी की पूरी तरह क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। और इसी को इन्होंने बोला कि ये जो यूज़ एंड डिसयूज़ का प्रिंसिपल है, ये इवोल्यूशन कराने में बहुत ज़्यादा ही
क्या करता है, रोल प्ले करता है। तो इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब कि जीवों के विकास में योगदान जो है वो सबसे ज़्यादा हमारा यूज एंड डिसयूज कर रहा है। ऑल वो सेड अबाउट आवर लैमार्क। ओके, तो लैमार्क का आपने अभी तक दो पढ़ा कि भाई इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड यूज एंड डिसयूज। अब हम थोड़ा लैमार्किज्म का लैमार्कियन इवोल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लैमार्क, इवोल्यूशनरी चेंजेस जो होते हैं वो अकर होते हैं बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, और जो अडेप्टेशन करता है ऑर्गेनिज्म अपनी इन्वायरमेंट के मतलब अकॉर्डिंग अपनी पूरी लाइफ टाइम में, उसी के वजह से इवोल्यूशनरी चेंज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो लैमार्कियन इवोल्यूशन आपसे पूछा जा सकता है, लाइक बहुत ही हमने सॉलिड आपके लिए ये स्लाइड्स बनाई हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कोई बकवास नहीं है ना। तो लैमार्कियन इवोल्यूशन क्या है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि लैमार्क के इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग चीज़ें क्या कहती हैं, तो लैमार्क के अकॉर्डिंग आप ये बताओगे कि लैमार्क का जो इवोल्यूशन था, जो लैमार्क ने इवोल्यूशन के बारे में बताया, वो ये बताया कि इवोल्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एंड सेकेंड बताया उन्होंने कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी इन्वायरमेंट को पूरी लाइफ टाइम में, ठीक है, अपनी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी पूरी लाइफ टाइम में कैसे चेंज हो रहा है, लाइक यूज एंड डिसयूज वाला थ्योरी। बस ये दो चीज़ें जो है, ये लैमार्कियन इवोल्यूशन जो है ये आपको बताता है। ये जो प्रोसेस है ये ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है आपके स्पीसीज में ओवर टाइम। तो लैमार्क वाद के अनुसार विकासवादी परिवर्तन अर्जित विशेषताओं की विरासत और जीवों के उनके जीवन काल के दौरान उनके पर्यावरण के अनुकूलन के माध्यम से होता है। यह प्रक्रिया समय के साथ प्रजातियों के क्रमिक परिवर्तन की ओर ले जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर लैमार्किज्म इवोल्यूशन। नाउ कुछ बहुत मतलब कुछ क्या लाइक होता है ना, आपको चीज़ें एक्सेप्ट करने में टाइम लगती है, फिर आपके क्वेश्चंस अराइज होंगे, आपने कोई थ्योरी दे दी, कोई प्रिंसिपल दे दिया, तो उस पर लाखों लोग बैठे होंगे क्वेश्चन अराइज करने के लिए। तो क्रिटिसिज्म एंड रिजेक्शन भी आया था। तो लैमार्क के आइडिया जो हैं वर मेट विद द skepticism during his lifetime and were largely rejected by the scientific community after the publication of Charles Darwin theory of evolution by natural selection। तो लैमार्क के विचारों को उनके जीवन काल के दौरान संदेह का सामना करना पड़ा। ठीक है, स्पेक्टिकिज्म मतलब क्या होता है, संदेह। और ये संदेह का सामना क्यों करना पड़ा, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक थ्योरी दे दी थी, विकास के सिद्धांत की थ्योरी दे दी थी, उन्होंने एक बुक पब्लिश कर दी थी, और उस थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि इवोल्यूशन इज डन बाय द नेचुरल सेलेक्शन। मतलब इवोल्यूशन कैसे होता है, नेचुरल सेलेक्शन के वजह से हमारे जो इवोल्यूशन होते हैं वो है। तो एक तरफ लैमार्क कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, यूज एंड डिसयूज की वजह से हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि हमारा जो इवोल्यूशन है वो नेचुरल सेलेक्शन की वजह से होता है। तो इस वजह से विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। Critics argued that there was a little evidence to support the inheritance of acquired characteristics, and subsequent researches in genetics and molecular biology provided further evidences against Lamarckism। तो आलोचकों ने तर्क दिया कि अर्जित विशेषताओं की विरासत का समर्थन करने के लिए बहुत कम सबूत थे, लैमार्क की बातों को सिद्ध करने के लिए बहुत कम सबूत थे, और आनुवांशिक और आणविक जीव विज्ञान के बाद के शोध ने लैमार्कवाद के खिलाफ और सबूत प्रदान कर दिए। आउट की लैमार्क का क्रिटिसिज्म हुआ, उनके थ्योरीज का रिजेक्शन हुआ, क्योंकि डार्विन ने बहुत एक होता है ना नेचुरल सिलेक्शन बताया। लैमार्क कहीं ना कहीं अपनी थ्योरीज एंड प्रिंसिपल को एक होता है ना सिद्ध करना, एक उनको प्रूफ करने में वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा फेल हो गए, नहीं कर पाए वो, इस वजह से उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। एंड देन उसी टाइम पे आप देखते हो कि डार्विन का भी जो है ना वो थ्योरी आ जाती है, एंड उस टाइम पे डार्विन की थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाती है। So let's talk about the last slide of today's discussion, that is legacy। बहुत सारे रिजेक्शंस के बाद भी डिस्पाइट इट्स रिजेक्शन एज अ कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ इवोल्यूशन, मतलब काफ़ी सारे रिजेक्शंस मिले हमारे लैमार्किज्म की थ्योरी को, बिकॉज इन्होंने होता ना कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इवोल्यूशन का। बट उसके बावजूद जो लैमार्किज्म की थ्योरी थी उसने बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाला हमारे इवोल्यूशनरी थॉट्स पे। जो हिस्ट्री रही है हमारे इवोल्यूशनरी थॉट की, उस पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे लैमार्किज्म ने डाला है, बिकॉज इन्होंने ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने इस पर क्या किया, काम करना शुरू किया। ही अरोज अ क्वेश्चन कि भाई कहाँ से स्पीसीज चेंज हो रहा है हर टाइम, समय के साथ हमें हर एक स्पीसीज अलग क्यों दिख रही है, न्यू कैरेक्टर्स के साथ क्यों दिख रही है। तो अर्ली डिस्कशन जो था, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द हमारे लैमार्क।
तो इनका इम्पैक्ट हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट में बहुत ज़्यादा पड़ा था, बिकॉज मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन एंड पेव द वे ऑफ फॉर लेटर थ्योरीज इंक्लूडिंग डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। मतलब क्या बोला जा रहा है, लाइक आपने कभी ब्रेन स्टॉर्मिंग की होगी या फिर कभी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा। तो होता क्या है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग में हम क्या पढ़ते हैं कि देयर इज अ क्वेश्चन, ठीक है, एंड देयर इज अ स्पेसिफिक सोल्यूशन। ओके, देयर इज अ स्पेसिफिक सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, बट एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना, एक ही क्वेश्चन है और उसका एक ही सोल्यूशन है, बट द वेज आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, ये जो वेज हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को पाने के लिए, दिस इज वेरी 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 डिफरेंट। ठीक है, अगर हम आपसे कह दें कि 2+2, एक जनरल सा बता रहे हैं, 2+2 इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज 2+2 इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज 2+2 इज इक्वल टू, आप बोलोगे 4, आंसर क्या है 4, बट काफ़ी सारे बच्चे इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4, ये हो गया 2, ये हो गया 2, अब इनको मिला दो, ये 1 2 3 4, तो ये आ गया आंसर आपका 4। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 2+2 दिया है ना, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, है ना। फिर कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2 मतलब इसी को समझेंगे कि 2 लॉलीपॉप है, 2 मेरे पास बिस्किट है, तो मेरे पास कुल कितना खाने का सामान है, तो 4। तो देख रहे हो, वेज है तुम्हारे पास एक ही सोल्यूशन को पाने के लिए ना, देयर आर डिफरेंट वेज। वैसे ही जो हमारे लैमार्क थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये एक क्वेश्चन अराइज किया। ये पहला एक होता है ना कि पहला स्टेप रखा कि कहाँ से स्पीसीज इतने डिफरेंट दिख रहे हैं। नाउ जब आपके पास क्वेश्चन आ गया, यू हैव अ क्वेश्चन, ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट थ्योरीज कि वो आएंगी और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगी। उसी में से पहला कदम तो हमारे लैमार्क ने उठा लिया इसका सोल्यूशन देने के लिए, फिर डार्विन आए, फिर आपके मेंडल आए, फिर आपके नियो डार्विज्म का थ्योरी आया, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ गया, अब एक्सटेंडेड इवोल्यूशनरी सिंथेसिस आ रहा है। तो हमें ये तो पता चल गया, द आंसर इज कि यस इवोल्यूशन तो हो रहा है ना। इन्होंने बोला कि स्पीसीज कैसे चेंज हो रही है, स्पीसीज जो है वो टाइम टू टाइम कैसे चेंज हो रही है, तो आंसर क्या मिला कि भाई इवोल्यूशन हो रहा है ना। लेकिन इवोल्यूशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्या इवोल्यूशन में है, क्या इवोल्यूशन, तो लैमार्क ने अपना बताया, डार्विन ने अपना बताया, फिर मेंडल, नियो डार्विज्म, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एक्सटेंडेड इवोल्यूशनरी सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें मिला के फिर यही बता रही हैं इवोल्यूशन हो रहा है। तो कि फर्स्ट किसने अराइज किया, तो फर्स्ट हमारे लैमार्क ने अराइज किया था, तो उनका भाई थ्योरी में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो डेट्स ऑल अबाउट योर लैमार्किज्म। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, अपने जूनियर्स के पास, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आई होप कि आप अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। टेलीग्राम पे अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे अभी आगे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल से, है ना। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को लाइक करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।